स्टूडेंट्स, क्या आप भी ओल्ड टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो पीटी के, जिससे कि आपका स्कोर डाउन आ रहा है स्पीकिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, प्रॉपर तरीके से पता नहीं चल रहा है कि कौन सा टेम्पलेट अभी वर्किंग में है। सो मैं आज आपको 2026 के न्यू फॉर्मेट के साथ आपको सभी के सभी टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ, जिसमें हम स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग हर एक के टेम्पलेट्स का डिस्कस करेंगे और कैसे उनको यूज़ करना है प्रॉपर तरीके से डीप में जानेंगे। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जिन स्टूडेंट्स का स्कोर जो है स्टक हो रहा है 50, 60, 70 पे, सो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें ताकि वीडियो सेव हो जाए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको स्पीकिंग के टेम्पलेट्स, राइटिंग के टेम्पलेट्स, लिसनिंग के टेम्पलेट्स, सभी टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सिंपल से सिंपल, इजी टू मेमोराइज वे में आपको टेम्पलेट्स बताए जाएंगे, जिससे कि आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, और जो कि 100% 2026 में अभी वर्किंग में है। सो सबसे पहले चेंजेस क्या हैं 2026 में। दो नए टास्क आपको सभी को पता है कि वो ऐड हुए हैं। जो स्कोरिंग है पियर्सन की काफ़ी ज़्यादा स्मार्टर हो गई है पहले से। अब जो है फ्लुएंसी ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन उसके साथ साथ अभी कंटेंट भी मैटर करता है। जो स्कोरिंग है वो चेंज हो चुकी है, कंटेंट के मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो अगेन हमारे पास फ्लुएंसी ही है। नेचुरल टोन आपकी रिक्वायर्ड है। अगर आप अप डाउन करोगे तो आपका स्कोर बिल्कुल भी नहीं आएगा, चाहे आप कोई भी टेम्पलेट को यूज़ कर लो। सबसे पहले स्पीकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पीकिंग में हमारे पास रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटन लेक्चर, समराइज ग्रुप डिस्कशन और रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, ये जो दो टास्क हैं, ये दो टास्क दोनों ही नए हैं। इनको कैसे आपको यूज़ करना है, कौन सा टेम्पलेट रहेगा, आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रीड अलाउड को। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी रीड अलाउड है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास 35 सेकेंड टोटल होते हैं और उसमें हमें इसको डिस्क्राइब करना है, यानी कि उसमें हमें इसको बोल के दिखाना है। इसकी सिंपल शॉर्टकट ट्रिक क्या रहेगी, आपको यूज़ करनी है वन लाइन स्ट्रैटेजी। वन लाइन स्ट्रैटेजी अभी क्या है कि आपको उसमें मिनिमम 9 to 12 वर्ड्स रीड करके आने हैं। आप कोई भी लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से लेके किचन तक करना चाह रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन द किचन, और जस्ट इतना ही करके अगर मैं एग्ज़ाम में सबमिट कर आता हूँ तो मेरा जो स्कोर आता है वहाँ पे 90 out of 90 आएगा। मेन चीज़ क्या है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन क्या है, जो भी आप वर्ड्स बोल के आ रहे हो उसकी आपकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए और प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। आपका बीच में कोई पॉज नहीं होना चाहिए, तो आपका भी स्कोर एग्जाम में 90 आ जाएगा। आपको कोई और लाइन ईजी लगती है, जैसे कि विच हैज़ टेकन ऑफ ऑन सोशल मीडिया एंड इन लाइफस्टाइल मैगजीन्स, तो आप यहाँ तक भी करके आ सकते हो। लेकिन अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपको रखनी है वो फर्स्ट लाइन की रखनी है, सेकंड प्रेफरेंस सेकंड लाइन, थर्ड प्रेफरेंस थर्ड लाइन। अगर आपको फर्स्ट लाइन में कुछ डिफिकल्ट लगता है, कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, तो आपको सेकंड लाइन पे जंप करना है। ऐसे ही अगर सेकंड लाइन में हार्ड वर्ड्स हैं या फिर SES वाले लेंथी वर्ड्स काफ़ी हैं, तो आपको थर्ड लाइन पे जंप करना है। चाहे पीटी एकेडमिक कर रहे हो या फिर पीटी कोर, दोनों में ये अप्लाई है। इजीली आप इसको करके आ सकते हो और अपना 90 स्कोर लेके आ सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास रिपीट सेंटेंस। सबसे पहले हम रिपीट सेंटेंस को सुनते हैं। There are office welcome events for both undergraduate and postgraduate students. इसमें जो अभी हमारे पास आंसर आया है वो आंसर क्या है कि देयर आर ऑफिस वेलकम इवेंट्स फॉर बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि पूरा कंटेंट कैच नहीं कर पाते, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, आपको सिर्फ मेमोराइज करना है 50% कंटेंट, साथ में आपको लगा देना है फिलर। जैसे कि सारा का सारा हमारे पास आंसर ये था कि देयर आर ऑफिस वेलकम इवेंट्स फॉर बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। बट आपको जो एग्जाम में बोल के आना है वो क्या बोल के आना है, देयर आर ऑफिस वेलकम इवेंट्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका स्कोर एग्जाम में 100% जो है वो 80+ है। ऐसे क्यों है 80+? क्योंकि जो हमारा कंटेंट का कंट्रीब्यूशन होता है वो 3 मार्क्स का है, प्रोनाउंसिएशन का 5 मार्क्स का, फ्लुएंसी का 5 मार्क्स का। अगर आपने कंटेंट 50% पिक किया और साथ में आपने फिलर लगा दिया, फिलर लगाने से क्या होगा कि आपकी फ्लुएंसी अप होगी, यानी कि आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे, और कंटेंट हाफ करने से क्या होगा कि आपको 3 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और आपने अगर सारे के सारे वर्ड्स क्लियरली प्रोनाउंस किए हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन में और फ्लुएंसी में 5 out of 5 मार्क्स मिलेंगे। कंटेंट में आपको 3 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। ओवरऑल स्कोर आपका आएगा 13 में से 12 मार्क्स, जिससे कि आपकी जो स्पीकिंग है वो 90 out of 90 रहेगी। बट लिसनिंग पे भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट इसका देखने को नहीं मिलेगा। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को जिन भी स्टूडेंट्स को रिपीट सेंटेंस हार्ड लगते हैं तो उनको इस मेथड को यूज़ करना है। और अगर आपका इस मेथड से स्कोर आ रहा है तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका इस मेथड से स्कोर कितना आ रहा है।
नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब में, जैसे कि आप डिस्क्राइब में देख पा रहे हो अभी स्क्रीन पे। इसको कैसे हमें यूज़ करना है, क्या इसका टेम्पलेट रहेगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसका टेम्पलेट, क्या इसका टेम्पलेट है। टेम्पलेट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि डैश वाज द मेन टॉपिक ऑफ द ग्राफ, पाई चार्ट या फिर इमेज। जो हमें दे रखा होगा उसको हम यहाँ पे लगाएंगे कि डैश वाज द मेन टॉपिक ऑफ द ग्राफ। अगर बार ग्राफ है तो बार ग्राफ लगाएंगे, लाइन ग्राफ है तो लाइन ग्राफ लगाएंगे, पाई चार्ट है तो पाई चार्ट, अगर कोई पिक्चर है तो पिक्चर, फ्लो चार्ट है तो फ्लो चार्ट, टेबल है तो टेबल। नेक्स्ट जो हमारी लाइन रहेगी वो हमारी रहेगी एक्स एक्सिस या फिर लेफ्ट साइड। अगर ग्राफ है तो हम यूज़ करेंगे एक्स एक्सिस का, अगर नहीं है तो हम लेफ्ट साइड का। ऐसे ही वाई एक्सिस और राइट साइड का। और जो हमारे पास बाकी रह गया उसको हम रखेंगे गिवन में। अगर हमारे पास ग्राफ है तो उस टाइम पे हम यूज़ करेंगे हाईएस्ट नंबर का। अगर हमारे पास पाई चार्ट है या फिर पिक्चर है या फिर टेबल है, उस चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम एरिया। और ऐसे ही मिनिमम एरिया और लोएस्ट नंबर इज कवर्ड बाय डैश, दैट इज डैश एंड इट शोन बाय डैश कलर। अगर आपको कलर भी डिफाइन करना है तो आपको मेथड ये यूज़ करना है कि एंड इट इज शोन बाय डैश कलर। लास्ट में द ग्राफ या फिर पाई चार्ट इमेज इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डैश। कैसे करना है एक बार आपको मैं सारी की सारी जो इमेज है वो प्रॉपर तरीके से करके दिखा रहा हूँ। Foreign languages was the main topic of the pie chart. 43% personal interest enjoyment and 24% degree requirement on the left side. 1% other, 1% social responsibility, 3% application for advanced degree, 6% family background, 9% future travel on left side, 13% use in future career also given. The maximum area is covered by personal interest enjoyment, that is 43%. The minimum area is covered by degree requirement, that is 24%. The pie chart is useful and provide the information about study foreign languages. इन दोनों को लेफ्ट में रखा, इनको राइट में रखा। बाकी का जो रह गया एक सांस में जो मैं नहीं बोल सकता था प्रॉपर तरीके से, मेरा पॉज आ जाता, तो मैंने क्या किया उसको गिवन में बोल दिया प्रॉपर तरीके से पॉज रख के। उसके बाद मैक्सिमम एरिया बता दिया ये है। इसमें कलर्स ज़्यादा नहीं थे हमारे पास कुछ डिफाइन करने के लिए, तो हमने इसमें कलर नहीं बताया, सीधा ही रखा कि मैक्सिमम एरिया इज कवर्ड बाय पर्सनल इंटरेस्ट एंजॉयमेंट, दैट इज़ 43%। सो नेक्स्ट है हमारे पास अभी रिटन लेक्चर। होप कि आपको सभी को क्लियर हो गया होगा कि डिस्क्राइब इमेज को हमें कैसे डिस्क्राइब करना है, क्या इसमें टेम्पलेट रहेगा। सो चलिए सबसे पहले रिटन लेक्चर की हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं और उसमें से हम नोट करते हैं फ्रेजेस। हमें नोट कर रहे हैं टोटल 6 फ्रेजेस। तो चलिए सबसे पहले हम 6 फ्रेजेस को नोट करते हैं। आपको रिकॉर्डिंग सुनाई देगी, आप मेरे साथ जो है 6 फ्रेजेस को नोट करना। Wilson came then from a different world, and he became the focal point of a broad mainstream American culture that thought that modern literature and wanted modern literature to be able to be read and appreciated by ordinary people. They were not modernists in an abstract sense, and certainly some of them, like T.S. Eliot and Faulkner, were too difficult for some of their writings to be read by ordinary people. But this was a world before the division between the brows or between elite or whatever had established itself as part of our consciousness. Wilson was a major player in the successful effort of his generation to establish at the heart of American life an innovative literature that would equal the great cultures of Europe. And he knew that the great cultures of Europe were there. He was not a product of a narrow American studies kind of training at all. He joined a high artistic standard with an openness to all experience and a belief that literature was as much a part of life for everyone as conversation. He thought that Proust and Joyce and Yeats and Eliot could and should be read by ordinary Americans and help that to happen. Wilson was a very various man. Over a period of almost 50 years, he was a literary journalist, an investigative reporter, a brilliant memoirist, and dedicated journal keeper. सो स्टूडेंट्स, हमने जो है अपने फ्रेजेस नोट कर लिए हैं। क्या हमने फ्रेजेस नोट किए हैं वो आपको सारे के सारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जो हमने मेन टॉपिक अपना रखा है वो रखा है हमने विल्सन। उसके बाद जो हमने 6 फ्रेजेस रखे हैं वो आपके सामने हैं। कौन कौन से फ्रेजेस हैं? द डिवीजन बिटवीन द एफर्ट्स एंड ग्लोबलाइजेशन, the focal point of mainstream American culture. He wanted modern literature to be read by ordinary people. He was a major player in the effort to establish innovative literature. He was very various man over a period of almost 50 years. He was a reporter and a memoirist and a journal keeper.
अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो कंटेंट को इतना ज़्यादा कैच नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको एटलीस्ट जो है 5 to 6 वर्ड्स आपको नोट करने हैं, यानी कि आप फर्स्ट फ्रेज में इतना भी नोट कर सकते हो, द डिवीजन बिटवीन द एफर्ट्स। उसके बाद द फोकल पॉइंट ऑफ मेन स्ट्रीम, ही वॉन्टेड मॉडर्न लिटरेचर टू बी रीड, he was a major player in the effort to establish, he was a very various man over a period, he was a reporter, a memorist। इतना भी आप नोट कर सकते हो। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, क्या हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा अभी। Dash was the main topic of the lecture. Firstly, he told about Dash. Secondly, he mentioned about Dash. Thirdly, the speaker highlighted about Dash. Furthermore, the speaker described about Dash. Moreover, he explained about Dash. Finally, the speaker elaborated that Dash. The lecture is useful and provide the information about topic name आ जाएगा कि Wilson was the main topic of the lecture. Firstly, he told about the division between the efforts and globalization. Secondly, he mentioned about the focal point of mainstream. Thirdly, the speaker highlighted about he wanted to modern literature to be read. Furthermore, the speaker described about a major player in the effort to establish. Moreover, he explained about he was very curious man for a period. Finally, the speaker elaborated that was a reporter, a memorist and a journal keeper. The lecture is useful and provide the information about Wilson career. ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। जो टेम्पलेट है वो ये रहा प्रॉपर तरीके से। जिस भी स्टूडेंट को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो नया टास्क है जो कि है हमारे पास समराइज ग्रुप डिस्कशन। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें आपके पास 3 मिनट्स तक की लगभग आपको रिकॉर्डिंग सुनाई देगी और 3 स्पीकर उसमें बोलेंगे। आपको तीनों स्पीकर का कुछ ना कुछ जो डाटा है वो नोट करना है। अगर आपने स्पीकर 1 का स्पीकर 2 में नोट कर दिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेन चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट आपको कैप्चर करना है। तो चलिए सबसे पहले रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। आप देखना कि आपसे कितना ज़्यादा जो है वो कंटेंट नोट होता है। 3 students are discussing if the school should let students keep small pets, like hamsters and goldfish. Did you see the school forum? Someone wants the school to allow small dorm pets. I totally agree. Playing with a hamster after class would relieve stress. I had one in high school. Watching it run on its wheel cheered me up when I was tired. Small pets take little space and aren't noisy like cats or dogs, so they won't bother others. Are you kidding? This is a bad idea. Hamsters shed fur and goldfish tanks smell if not cleaned. My roommate secretly kept goldfish last semester. The tank stank and attracted flies, making the whole floor complain. What if someone is allergic to pet fur? That's trouble for others. Both have points. The school could set rules. Only odorless, low-noise pets like hamsters, goldfish, or parakeets. Pet owners must disinfect dorms regularly and report to the dorm supervisor weekly. Roommates should talk in advance. No pets if someone is allergic or disagrees. This avoids conflicts. That's reasonable. Communicating and disinfecting fixes hygiene worries. Many colleges do this, and it works if managed well. Keeping pets also builds responsibility, like feeding hamsters or changing fish tank water. I don't mind responsibility, but supervision is hard. Dorm supervisors are busy. How will they check every dorm? If someone secretly keeps rabbits or guinea pigs, which smell and chew, how to stop it? My cousin's school tried this but revoked the rule in half a year due to bad supervision. Let students manage it. Pick a pet supervisor per floor, with pet owners taking turns. They check rules and hygiene, then report to the supervisor. If caught with unauthorized pets, revoke pet rights and deduct model dorm points. Great! Peer management is better than just supervisors. I'll be our floor supervisor. I love pets and will be responsible, like making a simple checklist for hygiene and pet compliance each week. Deducting model dorm points will make people take this seriously, since our dorm has been trying to get that title for months. Fine. If supervision and hygiene are fixed, I won't oppose. But if a pet disturbs others, noises at midnight, odors, the owner must fix it at once. Otherwise, no more pets.
I don't want a smelly dorm again, especially since we just had the dorm inspection last month and got marked down for a slight odor. Don't worry. Add these to the rules. Even specify a 24-hour deadline for fixing disturbance issues. Let's make a proposal and give it to the Student Union's Life Department tomorrow. I know their vice president is also interested in this topic, so they might help push it forward. सो स्टूडेंट्स, जो सभी के सभी स्पीकर्स की रिकॉर्डिंग्स थी हमने सारी की सारी सुन ली, तीनों स्पीकर की, और उसमें से जो हमने कंटेंट है वो सारा का सारा भी कैप्चर कर लिया। क्या कंटेंट कैप्चर किया है वो आपको सारा का सारा स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करना है, क्या हमारा टेम्पलेट रहेगा, सबसे पहले चलिए वो सी करते हैं कि हमारा टेम्पलेट क्या है। जो हमारा टेम्पलेट है स्टूडेंट्स, वो टेम्पलेट आपको स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है। इस टेम्पलेट को हम यूज़ करेंगे, किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे वो अभी मैं आपको एक बार करके भी दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको इसको डिस्क्राइब करना है। सो जैसे कि ये सभी हमने नोट किया है, सो हम स्टार्टिंग में क्या रखेंगे अभी, द ग्रुप डिस्कशन वॉज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ स्कूल फॉर्म, या फिर गोल्ड फिश रख सकते हो आप, हैमस्टर रख सकते हो, जो आपका मन करे कोई भी चीज़ आप रख सकते हो। सो हम रख लेते हैं द ग्रुप डिस्कशन वॉज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ हैमस्टर। The first speaker said that, did you see the school form? Someone wants the school to allow small dorm pets. I totally agree, after class would relieve stress. He also said that, I had one in high school, watching it run on its wheels cheer me up when I was tired. Small pets take little space. Then the speaker also mentioned that, I love pets and will be responsible, like making a simple checklist for hygiene and pet completion each week, deducting modern dorm points. ऐसे ही हम सेकंड स्पीकर को डिफाइन करेंगे, ऐसे ही हम थर्ड स्पीकर को डिफाइन करेंगे। यानी कि एक स्पीकर को हम डिफाइन करेंगे 3 लाइंस में, और वो 3 लाइन कौन कौन सी हैं वो मैंने आपको अभी टेम्पलेट में दिखाई। एक बार फिर से आपको टेम्पलेट में दिखाऊंगा। मेन चीज़ क्या है, आपको एक लाइन पूरी कंटिन्यूअस बोलनी है, उसके बाद ही आपको पॉज रखना है। जितना आप कर सकते हो इसको रीड, जहाँ तक आप कर सकते हो उतना आप रीड करो, फिर आप पॉज रखो, और जब आपका पॉज आ गया तो आपको सेकेंड लाइन बोलनी है, ही आल्सो सेड दैट। उसके बाद जितना आपसे बोला जा रहा है आप उतना बोलो। जैसे ही आपकी सेकंड लाइन कंप्लीट होती है, आपका पॉज आता है कोई भी एक, तो आपको बोलनी है थर्ड लाइन, देन द स्पीकर आल्सो मेंशन दैट। और इस तरीके से आपको अपना स्पीकर 1, स्पीकर 2 और स्पीकर 3 को कर देना है कंप्लीट, और जिससे कि आपका जो स्कोर है एग्ज़ाम में, पूरा का पूरा एग्ज़ाम में ग्रुप डिस्कशन में 90 आउट ऑफ 90 आ जाएगा। इससे क्या रहेगा कि आपकी जो फ्लुएंसी है वो प्रॉपर फ्लो रहेगा बोलते हुए। जो स्पीकर ने स्पीक किया वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ आप स्पीक करोगे, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन निकलेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ से आपका स्कोर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। सो ये था हमारे पास समराइज ग्रुप डिस्कशन, जो कि नया टास्क है। कैसे इसको डिस्क्राइब करना है वो मैंने आपको सारा का सारा अभी समझाया। अभी डिस्कस करते हैं हम नया टास्क, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि सबसे पहले हमें स्पीकर बोल के भी दिखाता है और साथ में हमें नीचे लिखा भी आता है कि इसमें उसने क्या बोल रहा है वो। जैसे कि ये हमारे पास लिखा हुआ है, सबसे पहले स्पीकर हमें इसको बोल के दिखाएगा। You had nearly finished your assignment, but your sister asked you to attend your parents' party, and as a result you missed the deadline. What would you say to your tutor? ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया अभी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन आपके पास एग्जाम में कैसे आएगा। अब आपको करना क्या है, जो इसका टेम्पलेट है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या टेम्पलेट है कि हाय डैश गुड मॉर्निंग, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट, आई वुड लाइक टू से दैट। उसके बाद जहाँ पे भी आपको यू दिखता है स्टेटमेंट में, वहाँ पे आपको कन्वर्ट कर देना है आई, और जहाँ पे भी आपको यूअर दिखता है वहाँ पे आपको बोल देना है माई। लास्ट में आप बोल सकते हो कि प्लीज़ लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स इज नीडेड, थैंक्स अगेन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कैसे, एक बार आपको डिफाइन करके दिखा देता हूँ। हाय डैश, डैश में क्या लगाएंगे, हमारे पास है ट्यूटर, तो हम लगाएंगे हाय ट्यूटर गुड मॉर्निंग, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट, आई हैड नियरली फिनिश माई असाइनमेंट बट माई सिस्टर आस्क्ड मी टू अटेंड माई पेरेंट्स पार्टी एंड एज ए रिजल्ट आई मिस द डेडलाइन, प्लीज़ लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स इज नीडेड, थैंक्स अगेन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना है। जो पोजेज हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपका मन करता है वहाँ पे आप पोजेज रखो, लेकिन पोजेज को प्रॉपर तरीके से शो करो। कभी भी 1 से 2 वर्ड के बाद आपको पोज नहीं रखना है। एटलीस्ट आपको 6 to 7 वर्ड्स कंटिन्यू रीड करने हैं।
और जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है सो वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, जिसमें आपको पर्सनल क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, साथ में ग्रुप क्लासेस में आपको हर एक 4 मॉड्यूल्स के बारे में डीप में सिंपल से सिंपल शॉर्टकट्स बताए जाएंगे। और अगर आपको अपनी इंप्रूवमेंट 2 दिन के अंदर अंदर नहीं दिखती है, यानी कि अगर आप क्लासेस लगा रहे हो और आपका स्कोर 70-80 प्लस नहीं आता है 2 दिन के अंदर अंदर, तो आपकी सारी की सारी फीस रिफंड है। और जिन स्टूडेंट को क्लासेस ज्वाइन करनी है सो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके या फिर व्हाट्सएप पे कॉल करके आप अपनी सीट को बुक करवा सकते हो। जो सीट्स हैं वो लिमिटेड रहती हैं ताकि हर एक स्टूडेंट्स पे प्रॉपर तरीके से फोकस हो। और जो नया बैच है वो ऑलरेडी अभी स्टार्ट होने वाला है विद इन 2 to 3 डेज। सो जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक करवा के आप अपना स्कोर को सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट है अभी हमारे पास राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले हमारे पास आता है समराइज रिटन टेक्स्ट और नेक्स्ट हमारे पास आता है एसे। अब समराइज रिटन टेक्स्ट का क्या टेम्पलेट रहेगा वो आपके पास स्क्रीन पे है। क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले जो हमें लाइन दे रखी होगी उसी को एज इट इज़ लगा देंगे, उसके बाद है एंड, उसके बाद है सेंटेंस, फिर कोमा, फिर बट, फिर सेंटेंस। या फिर आप दूसरा टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो कि सेंटेंस एंड सेंटेंस, कोमा एंड सेंटेंस, फुल स्टॉप। ये 2 टेम्पलेट्स हैं जिनका आपको यूज़ करना है। जो स्टेटमेंट्स है वो ज़्यादा मायने रखती हैं कि आप कौन सी लाइन्स अभी उठा रहे हो। जो आपकी लाइन्स है वो फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन से रिलेटेड है या फिर नहीं है। अगर आपकी लाइन से रिलेटेड नहीं है तो आपके मार्क्स कम आएंगे और उनको कैसे उठाना है वो प्रॉपर तरीके से आपको डीप में बताया जाता है क्लासेस में। और अगर आपको इस पर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करके बताएं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस पर समराइज रिटन टेक्स्ट पे या फिर एसे पे जिसको प्रॉपर तरीके से डीप में वीडियो चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास निकल के आता है एसे। एसे की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने है कि टेलीविजन सर्व्स मैनी यूजफुल फंक्शंस, इट हेल्प्स पीपल्स टू रिलैक्स, वी कैन लर्न फ्रॉम टेलीविजन्स एंड इट कैन आल्सो बी सीन एज कंपेनियन फॉर द लोनली। टू वट एक्सटेंड डू यू एग्री विद दिस, एक्सप्लेन वाई विद योर ओन एक्सपीरियंस। अब एग्जाम में क्या होता है कि एग्री डिसएग्री वाले ऐसे आ जाते हैं हमारे पास, एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले आ जाते हैं, या फिर ओपिनियन वाले भी हमारे पास जो है ऐसे आ जाते हैं। तो उस केस में आपको क्या करके आना है, जो सबसे पहले जो हमारा टेम्पलेट रहेगा जो कि यूनिवर्सल टेम्पलेट है, चाहे आपके पास एडवांटेज आए, चाहे एग्री आए, चाहे फिर ओपिनियन आए, आपको टेम्पलेट एक ही यूज़ करना है। क्या टेम्पलेट है आपको स्क्रीन पे सारा का सारा अभी वो शो हो रहा है। सो टेम्पलेट क्या रहेगा कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड डैश डैश में हमारे पास आ जाएगा टॉपिक, उसके बाद अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगा देंगे, प्लूरल है तो हैव लगा देंगे। बिकम एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, स्पॉटर्स बिलीव्स इट ब्रिंग मेन एडवांटेज। मेन एडवांटेज में 2 से ट्रिपल वर्ड का हम लगाएंगे प्रॉपर कीवर्ड जो कि पॉजिटिव रहेगा। वाइल क्रिटिसिक्स आर्ग्यू दैट इट कॉजेज डैश, मेन ड्रॉबैक में हम लगाएंगे 2 से 3 वर्ड का प्रॉपर नेगेटिव वर्ड जो कि स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा। दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट बिफोर प्रेजेंटिंग ए बैलेंस कंक्लूजन। नेक्स्ट जो हमारा बॉडी पैराग्राफ 1 है, टू बिगेन विद टॉपिक, अगेन टॉपिक आ जाएगा। अगर प्लूरल है टॉपिक तो ऑफर लगाएंगे, नहीं है तो ऑफर्स लगाएंगे। सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, फर्स्टली पॉजिटिव पॉइंट 1 विच हेल्प डैश एंड डैश, सेकेंडली पॉजिटिव पॉइंट 1, सेकेंडली पॉजिटिव पॉइंट 2 लीडिंग टू K3 एंड K4। ये जो K1, K2, K3, K4 है ये है हमारे पास कीवर्ड्स जो कि आपको टॉपिक से रिलेटेड लगाने हैं। जो कीवर्ड्स हैं, जो लाइन्स हैं वो इसी तरीके से बनाई हुई हैं कि आपको जस्ट कीवर्ड फिट करना है और आपका जो टेम्पलेट की जो पॉजिटिव लाइन है, जो नेगेटिव लाइन है वो ऑलरेडी बन जाएगी। मोरओवर दीज एडवांटेजेस इंप्रूव ओवरऑल डैश, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिजनेस एफिशिएंसी या फिर सोशल प्रोग्रेस। जिस चीज़ से रिलेटेड हमारे पास टॉपिक होगा उस चीज़ से रिलेटेड हम इनमें से 3 में से कोई भी चीज़ लिख देंगे। मेकिंग टॉपिक हाईली अट्रैक्टिव फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट जो बॉडी पैराग्राफ 2 है वो है हमारे पास नेगेटिव पैराग्राफ। However, there are also challenges associated with topic. Firstly, negative keyword लगाएंगे which can result in K5 and K6. Negative point 2 लगाएंगे creating problems such as K7 and K8. These drawbacks shows that while topic can be beneficial, it may not be equally suitable for everyone. In conclusion, again topic plural है तो bring आ जाएगा और अगर plural नहीं है तो हम लगा देंगे brings. क्लियर एडवांटेजेस सच एज पॉजिटिव डबल कीवर्ड जो कि आप लगा सकते हो अपना सेकंड पैराग्राफ से या फिर एडवांटेज वाला कीवर्ड। नेक्स्ट है बट आल्सो फेसेस लिमिटेशंस लाइक नेगेटिव डबल कीवर्ड जो आप लगा सकते हो थर्ड पैराग्राफ से या फिर ड्रॉबैक वाला कीवर्ड। टू मैक्सिमाइज इट बेनिफिट्स पॉसिबल सॉल्यूशन विच बी इम्प्लीमेंटेड इंश्योरिंग दैट इट कैन बी एंजॉय विदाउट कॉजिंग अननेसेसरी डिसएडवांटेजेस।
अगर मैं आपको पहली स्टेटमेंट का आंसर दूं तो इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग उसका क्या आंसर रहेगा वो आपको अभी सारा का सारा स्क्रीन पे दिख रहा है कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड टेलीविजन हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ डिबेट. स्पोर्टर्स बिलीव इट ब्रिंग रिलैक्सेशन एंड नॉलेज. वाइल जो हमारा ड्रॉबैक है वो हमने क्या लगाया, एडिक्शन और टाइम वेस्टेज. नेक्स्ट पैराग्राफ में जो हमारा टॉपिक है एज इट इज़ टॉपिक आ गया. जो हमारा पॉजिटिव कीवर्ड है वो हमने लगाया एजुकेशनल कंटेंट. उसके बाद जो कीवर्ड है वो हमने लगाया गेन नॉलेज और अवेयरनेस. सेकेंडली एक और कीवर्ड हमने लगाया एंटरटेनमेंट शोज़. उससे रिलेटेड हमने लगाया कि स्ट्रेस रिलीफ और मेंटल रिलैक्सेशन. हमारी लाइफ से रिलेटेड था तो हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ डाल दिया. नेक्स्ट पैराग्राफ में टॉपिक आ जाएगा. जो नेगेटिव कीवर्ड 1 है उसमें हमने डाला एक्सेसिव वॉचिंग की ज़्यादा देखने से क्या होगा, आई स्ट्रेन होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी. और है एक और एडिक्टिव प्रोग्राम. उसके जो 2 कीवर्ड्स हैं कौन कौन से हैं, सोशल आइसोलेशन और लेस फिजिकल एक्टिविटी. सो आगे था हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव डबल कीवर्ड्स जो हमने लगा दिया लर्निंग एंड रिलैक्सेशन. नेगेटिव डबल कीवर्ड में हमने लगा दिया एडिक्शन और टाइम वेस्टेज. सो ये हमारा ऐसे का टेम्पलेट. इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है. नेक्स्ट है हमारे पास समराइज स्पोकन टेक्स्ट. चलिए सबसे पहले इसकी हम रिकॉर्डिंग को सुन लेते हैं एक बार. The journey of globalization has been far smoother for goods than for services. The lack of globalization in your job can be attributed to the challenges involved in transporting services across borders, which is more complicated than shipping goods. This difference comes down to a fundamental characteristic. Services face difficulties in crossing borders due to the inherent nature of their delivery. We can understand this through 2 main arguments. First, many services require the physical presence of both the provider and the buyer at the same location and time. Second, overcoming the technical obstacles of bringing service providers from one country into contact with service buyers from another country has limited the globalization of services compared to the globalization of goods. Thus, the focus of globalization has predominantly been on the production of physical goods rather than service-related activities. However, this old limitation is rapidly disappearing. The advent of digital technology is revolutionizing this landscape by enabling individuals in one nation to easily conduct activities in another. सो हमने अभी रिकॉर्डिंग सुन ली है. जो हमने कीवर्ड्स नोट किए हैं वो कौन कौन से, जो हमने फ्रेजेस या कीवर्ड्स नोट किए हैं वो कौन कौन से हैं. सो स्टूडेंट्स अभी हमने अपने जो फ्रेजेस हैं वो नोट कर लिए हैं. सबसे पहले देखते हैं इसका टेम्पलेट, कौन सा इसका टेम्पलेट रहेगा जो अभी प्रॉपर तरीके से वर्किंग में है एग्जाम में 2026 में. सो टेम्पलेट आपके पास ये है जिसमें कि हमें टोटल 9 कीवर्ड्स चाहिए. द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट पीपल्स डैश. The speaker stated such words as keyword 2 and keyword 3. Moreover, their keyword 4 and keyword 5 were also discussed in the lecture. The lecture talked about the importance of their keyword 6. Furthermore, the discussion was about their keyword 7 and keyword 8. Finally, the speaker concluded the lecture by stating the facts about their keyword number 9. अभी जो है हमने जो phrases नोट किए हैं उसको टेम्पलेट में एक बार फिट करते हैं. The lecture was mainly about people's globalization. The speaker stated such words as shipping goods and transporting services. Moreover, their old limitation and fundamental characteristics were also discussed in the lecture. The lecturer talked about the importance of their crossing borders. Furthermore, the discussion was about their providers and service buyers. Finally, the speaker concluded the lecture by stating the facts about their technical obstacles. सो ये हमने हमारे सारे के सारे फ्रेजेस जो हैं यहाँ पे डाल दिए. इन सभी टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप अपने एग्ज़ाम में 90 आउट ऑफ 90 स्कोर अचीव कर सकते हो. तो जिन भी स्टूडेंट्स को कोई और डाउट हो या कुछ कवर करना रह गया हो सो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं. सो फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ. तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को.